हेलो, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख रहे होंगे, है ना। चलिए, हमारी जो है ये 50 डेज की जो सीरीज थी उसकी क्लास नंबर 30 हम लोग करते हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, किस प्रकार का पॉलीमर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अधिक मजबूत होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा पॉलिस्टर, बी है नायलॉन, सी है एक्रेलिक, डी है रेयान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नायलॉन, है ना। नायलॉन जो है ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होता है, तो अधिक मजबूत होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और अणु जो है इसकी क्या करते हैं, मजबूती का एक बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और आप जानते हैं इसके मुख्य रूप नायलॉन के बहुत सारे हैं। नायलॉन 6 है ना, ये बनता है हेक्सामेथिलीन प्लस एडीपिक एसिड से, है ना। और एक नायलॉन होता है आपका, ये हो गया नायलॉन 6 और एक होगा आपका नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 किससे बनता है? ये कार्पोलेक्टम से बनता है। और एक आपका होता है नायलॉन, इतना और जान लीजिए, नायलॉन 10, ठीक है। ये बनता है आपका हेक्सामेथिलीन डाई प्लस सोएसिक एसिड से बनता है। ये आपके क्या है, तो ये नायलॉन के आपके प्रकार है। और नायलॉन की मजबूती का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत ज्यादा मजबूत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरोसिस किस प्रकार के कपड़े के परिष्करण में प्रयुक्त होता है? आप परिष्करण समझ लीजिए या फिर फिनिशिंग समझ लीजिए। तो सिरोसिस जो होता है कौन से कपड़े में फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारा ए है ऊनी कपड़ा, बी है रेशमी कपड़ा, सॉरी, सी है सूती कपड़ा, डी है सिंथेटिक कपड़ा। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, सूती कपड़ा। सिरोसिस किस पर प्रयोग किया जाता है? तो सूती कपड़े पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिल्क फाइबर में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केराटिन, बी है सिरोसिन, सी है कोलाजेन, डी है एल्बुमिन और बी है सिरोसिन। करेक्ट इसका आंसर है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो सिल्क फाइबर है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये सिरोसिन प्रोटीन आपका पाया जाता है। और आप जानते हैं सिल्क कैसा है, तो ये एक जो है वनस्पति, सॉरी, ये आपका प्राणिज, ये प्राणिज जगत का जो है आपका पाए जाने वाला रेशा है। और ये जो है इसमें क्या होता है, तो ये जानवरों के बाल से बनता है। बाल से जानवरों के, जैसे भेड़ हो गया, अंगूर जो है, अंगोरा खरगोश हो गया, ऊंट, उनके बालों से बनता है। और बालों में क्या पाया जाता है? बालों में मुख्यतः जो है प्रोटीन पाई जाती है। और जो है इसलिए जो है इसमें क्या होता है, सिरेसिन जो है प्रोटीन पाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्त्र की क्रीजिंग रिकवरी एंगल क्या दर्शाता है ना, यानी कि कोई भी अगर वस्त्र है तो उसकी क्रीजिंग रिकवरी एंगल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है हमारा कपड़े की झुर्रियों से उबरने की क्षमता, बी है कपड़े की तन्यता, सी है कपड़े की नमी शोषण क्षमता, डी है कपड़े का दहन प्रतिरोध। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कपड़े की झुर्रियों से उबरने की क्षमता। ये क्या होता है, ये क्रेसिंग रिकवरी एंगल दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेनियर किसका मापदंड है? तो ऑप्शन ए है हमारा धागे की लंबाई, बी है धागे की मोटाई, सी है वस्त्रों की तन्यता, डी है कपड़े की बुनाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेनियर किसका मापदंड? सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि जो है डेनियर नापते हैं तो इससे हम क्या नापते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धागे की मोटाई। धागे की जो मोटाई होती है उसको हम डेनियर में मापते हैं। और बाकी उसके अलावा आप जानते ही हैं जो क्या होते हैं, जो एस्टेपल तंतु होते हैं उनको किसमें जो है, जो छोटे तंतु होते हैं छोटे छोटे, उनको हम एस्टेपल में नापते हैं। और जो बड़े तंतु होते हैं जैसे कि रेशम हो गया, बाकी अन्य जितने भी रासायनिक रेशे हैं उसको किसमें नापते हैं, तो उनको हम नापते हैं फिलामेंट में, है ना। जितने भी प्राकृतिक होते हैं रेशम छोड़कर उसको सारों को हम उस जो है सबको स्टेपल में नापते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क सिंप्लीफिकेशन का कौन सा सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है गति अर्थव्यवस्था, बी है मनोवैज्ञानिक समायोजन, फिर हमारा सी क्या कह रहा है, पर्यावरणीय अनुकूलन,
डी है हमारा सामूहिक योजना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गति अर्थव्यवस्था, है ना। ये जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ये कौन सा सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के लिए होता है, तो ये कौन सा होता है, आपने देख लिया है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्या है, किसी घर में प्रकाश व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन हमारे हैं, ए प्रकाश का रंग, बी है प्रकाश की तीव्रता स्तर, सी है प्रकाश का फैलाव, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए प्रश्न क्या कर, घर में प्रकाश व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा कारक, तो जो प्रकाश है उसका रंग भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, प्रकाश की तीव्रता स्तर भी महत्वपूर्ण होगा, और प्रकाश का फैलाव उसका कितना, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होंगी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपॉर्चुनिटी कास्ट का गृह प्रबंधन में क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है हमारा किए गए खर्च की गणना, बी है खर्च किए बिना मिलने वाला लाभ, सी है छोड़ दिए गए विकल्प की लागत, डी है नगद बचत योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, छोड़ दिए गए विकल्प की लागत। अपॉर्चुनिटी कास्ट का गृह प्रबंधन में या होम मैनेजमेंट में कह सकते हैं, क्या ये अर्थ होता है, तो जो छोड़ दिए गए विकल्प है उसकी लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, किस प्रकार का नेतृत्व तो मॉडल विस्तार शिक्षा में सबसे अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है लोकशाही नेतृत्व, बी है तानाशाही नेतृत्व, सी है करिश्माई नेतृत्व, डी है प्रबंधकीय नेतृत्व। तो करेक्ट आंसर देखिए, प्रसार शिक्षा क्या है, तो ये प्रसार शिक्षा क्या है, तो ये सभी लोगों के या जो है सभी लोगों के जो है जीवन को प्रभावी बनाने के लिए होती है, तो लोकहित है ना, लोकशाही, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसमें जो प्रबंधकीय नेतृत्व है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रसार शिक्षा लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए होती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर लोकशाही नेतृत्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का, कौन सा संचार मॉडल फीडबैक मैकेनिज्म का सर्वोत्तम रूप से शामिल करता है ना, कौन सा संचार मॉडल फीडबैक को जो है फीडबैक मैकेनिज्म को सर्वोत्तम रूप से शामिल करता है। आइए अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एक तरफा संचार, बी है द्वादशीय संचार, सी है प्रसारण संचार, डी है अप्रत्यक्ष संचार संचार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द्विदिशीय संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टिव तकनीकी का उपयोग किस प्रकार के मूल्यांकन में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए है बाल व्यक्तित्व परीक्षण, बी है संज्ञानात्मक परीक्षण, सी है पोषण परीक्षण, डी है शारीरिक दक्षता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाल व्यक्तित्व परीक्षण। प्रोजेक्ट तकनीक का उपयोग जो है बाल व्यक्तित्व परीक्षण में जो है इसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक मिनट, नवजात शिशु में ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कब तक बना रहता है। ऑप्शन ए है 1 से 2 महीने, बी है 3 से 4 महीने, सी है 6 से 7 महीने, डी है 9 से 10 महीने। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कब तक बना रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 से 4 महीने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा है, ए है बंड्यूरा, बी है पियाजे, सी है फ्रायड, डी है एरिक्सन। तो पियाजे आपको हमने कल ही बताया है कि पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक है, ठीक है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक, एरिक्सन का मनोसामाजिक है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत इनका है। तो बच कौन रहे, बंड्यूरा। तो बंड्यूरा का जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाल विकास में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? बाल विकास में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बच्चे का विस्तार वास्तविक स्तर, बी है बच्चे की अधिकतम क्षमता, सी है सहायता से प्राप्त किया जाने वाला स्तर, डी है बच्चे की भाषा की सीमा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सहायता से प्राप्त किया जाने वाला स्तर। ये जो है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो है अर्थ दर्शाता है कि सहायता से प्राप्त किया जाने वाला स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरोसिस किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है यकृत, सी है गुर्दा, डी है फेफड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यकृत। यकृत कह सकते हैं या आप कह लीजिए लीवर। तो ये क्या होता है? सिरोसिस जो है लीवर से या यकृत से आपके संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है जैतून का तेल, बी है मक्खन, सी है समुद्री मछली, डी है नारियल का तेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में पूछ रहे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका ऑप्शन सी, समुद्री मछली। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17। आहार में आरडीए का निर्धारण किस आधार पर होता है? आरडीए फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसमें जो है जो आपका आहार है वो आरडीए में किस प्रकार से निर्धारित होता है या उसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं? ए है शारीरिक गतिविधि स्तर, है ना, फिर बी है आयु और लिंग, सी है पोषक तत्वों की आवश्यकता सॉरी, डी है उपरोक्त सभी। तो जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें जो हैं आपके डाइटरी जो सारी चीजें हैं ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में इन सब चीजों के द्वारा ही आपकी जो एक डाइट है या एक कह सकते हैं मात्रा है वो निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मापदंड है? ऑप्शन आपके हैं। ए है प्रोटीन का पाचन, बी है वसा का भंडारण, सी है कार्बोहाइड्रेट का शर्करा पर प्रभाव, डी है विटामिन का अवशोषण दर। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी। हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट पर जो है रक्त शर्करा का प्रभाव। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है स्कर्वी, बी है बेरी, सी है परनीशियस सॉरी एनीमिया, डी है रिक्टस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परनीशियस एनीमिया। आप जानते हैं। और B9 से क्या होता है? तो B9 से आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, B12 से परनीशियस एनीमिया हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी है 20 नंबर का क्वेश्चन है। लिपोप्रोटीन का मुख्य अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारा प्रोटीन संश्लेषण, बी है वसा का परिवहन, सी है कोशिका झिल्ली निर्माण, डी है ऊर्जा उत्पादन। तो लिपोप्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क एलर्जी मुख्य रूप से किस प्रोटीन के कारण होती है? ए है केसिन, बी है एल्बुमिन, सी है ग्लूटिन, इसके बाद डी है लाइसिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? ए है विटामिन सी, बी है कैल्शियम, सी है आयरन, डी है प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि एक्सीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो ये जो है एक्सीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी
कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटोएसिडोसिस मुख्य रूप से किस स्थिति में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, सी है हाइपोथायराइडिज्म, फिर है डी एनीमिया। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस शब्द को पहचानिए, केटोएसिडोसिस, है ना, मुख्यतः किस रूप में या कैसी स्थिति में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमेह। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का जो है इसकी मुख्य वजह क्या है? नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की मुख्य वजह क्या है? ऑप्शन है ए है शिशु में इंसुलिन की या अधिक उत्पादन या उसकी अधिकता, बी है माता में उच्च रक्तचाप, सी है शिशु का वजन कम होना, डी है अपर्याप्त कैल्शियम स्तर, है ना। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की मुख्य वजह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा शिशु में इंसुलिन का अधिक उत्पादन। जब शिशु में इंसुलिन का अधिक उत्पादन होने लगता है तब कैसी स्थिति हो जाती है? तो ये होती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस को विशेष रूप से किस पोषक तत्व की कमी के द्वारा जो है दूर करने के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है आयरन, बी है विटामिन, सी है प्रोटीन, नेक्स्ट है डी ऑप्शन फोलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन ए, है ना। ये जो है गोल्डन राइस जो है विशेष रूप से किस पोषक तत्व की कमी के लिए होता है? तो ऑप्शन बी विटामिन ए के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। टीटीएफडी किस विटामिन का संशोधित रूप है? टीटीएफडी किस विटामिन का संशोधित रूप है? ऑप्शन आइए देखते हैं। ए है विटामिन बी1, बी है विटामिन बी6, सी है विटामिन बी12, डी है विटामिन सी। तो टीटीएफडी किस विटामिन का संशोधित रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन बी1। बी1 को ही टीटीएफडी जो है विटामिन का संशोधित रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। DSM-5 किसके लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है? DSM-5 किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है मानसिक विकारों के वर्गीकरण के लिए, बी है पोषण संबंधी रोगों की पहचान के लिए, सी है स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के लिए, डी है आनुवांशिक विकारों की सूची के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मानसिक विकारों की का जो वर्गीकरण होता है उसके लिए, है ना। DSM-5 जो है मानसिक विकारों के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त होता है। जितने भी मानसिक विकार हैं उन सब के लिए ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटेन संवेदनशील एंट्रोपैथी को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न फिर से देख लीजिए। ग्लूटेन संवेदनशील एंट्रोपैथी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है क्रोहन रोग, बी है सीलियक रोग, सी है फोनिलेटिटोनुरिया, डी है एल्जाइमर रोग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सेलियक रोग या सीलियक रोग कह सकते हैं। उसमें ग्लूटेन संवेदनशील इंटरथेरेपी, देखिए घुमाया गया है नहीं, बाकी प्रश्न क्या है कि जो है सीलियक जो रोगी होते हैं, जो सीलियक रोग है उसके रोगी को जो है ग्लूटेन फ्री, है ना, ग्लूटेन लिखे दे रहे हैं, ग्लूटेन फ्री आटा जो है डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है वो सीलियक रोग में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 बेसल मेटाबॉलिज्म रेट BMR किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है ना? किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है आपका BMR? ऑप्शन ए है उम्र, बी है लिंग, सी है थायराइड हार्मोन स्तर, फिर है
डी आपका आहार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, थायराइड हार्मोन। जो बीमार है वो सबसे ज्यादा थायराइड हार्मोन पर प्रभावी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फोर्टिफाइड फूड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, बी है भोजन में पोषण घनत्व बढ़ाना, सी है भोजन को अधिक टिकाऊ बनाना, डी है भोजन का उत्पादन तेज करना। तो बायो फोर्टिफाइड फूड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, भोजन में पोषण को बढ़ाना या पोषण के घनत्व को बढ़ाना। किसी भी चीज में अन्य जो है पोषक तत्व मिला करके बायो फोर्टिफाइड फूड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पेरेंटिंग स्टाइल का कौन सा प्रकार बच्चे की स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है? देखिए आपने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी होगी, एक है जो बच्चों का ये रिफ्लेक्शन की ऐसे इसका, और एक है पेरेंटिंग स्टाइल का एक वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। अभी हमारा जब चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट होगा उसी में हम इसको इंक्लूड कर देंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते। ए है अधिनायक वादी पालन पोषण, है ना, अथॉरिटेरियन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, ऐसे भी पढ़ लीजिए। बी है अधिकार पूर्ण पालन पोषण, अथॉरिटेटिव आता है ये। सी है उदार पालन पोषण, परमिसिव, इसको कह सकते हैं, ना। फिर है डी है उपेक्षात्मक पालन पोषण, नेग्लेक्टफुल, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकार पूर्ण पालन पोषण, है ना, अथॉरिटेटिव। इस अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, इसमें बच्चे की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु के विकास में एपिजेनेटिक प्रभाव का क्या अर्थ है? फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, नवजात शिशु के विकास में एपिजेनेटिक प्रभाव का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है माता पिता के जीन का स्थायी प्रभाव, बी है पर्यावरणीय कारकों के कारण जीन व्यक्ति अभिव्यक्ति में परिवर्तन, सी है अनुवांशिक उत्परिवर्तन, डी है हार्मोनल परिवर्तनों के कारण शारीरिक विकास। देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय कारकों के कारण जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन। नवजात शिशु के विकास में एपिजेनेटिक प्रभाव का अर्थ है पर्यावरणीय कारकों के कारण, जो भी पर्यावरणीय कारक है उनके कारण जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, थैलेसीमिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? थैलेसीमिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देख लेते। ए है गुर्दा, बी है फेफड़ा, सी है हड्डी मज्जा या अस्थि मज्जा भी आप इसको समझ सकते हैं, और फिर डी है हृदय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा या हड्डी मज्जा, आप जो भी समझिए। अस्थि मज्जा इसको जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेरियन डाइट को जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्यों माना गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हमारा उच्च वसा एवं शर्करा सामग्री के कारण, बी है उच्च प्रोटीन एवं कम फाइबर के कारण, सी है स्वास्थ्य वसा फाइबर एवं एंटीऑक्सीडेंट के कारण, डी है उच्च सोडियम सामग्री के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वस्थ वसा फाइबर एवं एंटीऑक्सीडेंट के कारण। मेडिटेरियन डाइट को जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा ये, है ना। हेल्दी एजिंग, हेल्दी एजिंग की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है ओमेगा 3 फैटी एसिड, सी है कैल्शियम, डी है विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड।
ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओमेगा 3। फैटी एसिड है ना, हेल्दी एजिंग प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए इसमें पोषक तत्व जो है महत्वपूर्ण होता है। चलिए फिर इस तरह से हमारी आज की सीरीज समाप्त होती है। बाकी आप लोगों का जो है हार्डली थैंक यू फॉर 4000 सब्सक्राइबर्स। इसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल आप लोगों के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अपने स्तर से मेंटेन रखिए, अफवाहों में ना पड़िए। देखिए परीक्षा समय पर होनी है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिए और उसी तरह से आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर